कोमल और प्राची बचपन की दोस्त थी। साथ खेलना कूदना, एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ ही दोनों ने पढ़ाई की थी। पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कोमल और प्राची दोनों के ही माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कोमल ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि प्राची के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर प्राची ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कोमल पर जान छिड़कती थी। प्राची, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे तो ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। प्राची, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कोमल को पसंद कर लेते हैं और कोमल की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। प्राची बेटा, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कोमल के सबसे करीब हो। आशा, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने बाद का निकल रहा है। इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक शादी रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते। उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कोमल के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच प्राची का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। आंटी जी, अंकल जी, कोमल अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता नहीं मेरा कोमल से मिलना कब हो। और कुछ महीनों बाद कोमल की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपनी अपनी ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है प्राची बेटा, कोमल तुम प्राची की शादी तक उसके साथ ही रहो। प्राची की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्राची कोमल को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब प्राची और कोमल की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कोमल बेटा, प्राची की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी ना रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कोमल, मोहित जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर अर्जुन और चाचा जी की बेटी पूजा शगुन की मेहंदी लेकर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है प्राची भाभी, लगता है हमारा इंतजार हो रहा था। अरे देवर जी आप। हेलो पूजा, कैसे हो? कोमल, इन लोग के लिए कुछ चाय नाश्ता। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस 1 कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी मैं अभी लाई, ये लीजिए चाय। और पूजा, आपके लिए क्या लाऊं? चाय ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। पूजा, ये मेरी बचपन की सहेली कोमल है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। प्राची कोमल के बारे में अर्जुन और पूजा को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कोमल जी, आपको होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ। बात वहीं खत्म हो जाती है। प्राची की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। कोमल की शादी का दिन भी आ जाता है। प्राची अपने ससुराल वालों के साथ कोमल की शादी में पहुंचती है। लक्ष्मीनाथ जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ राम नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, पर 5 लाख रुपए ही जुटा पाया, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस ले गए तो मेरी कोमल की जिंदगी खराब हो जाएगी। राम नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा न कीजिए। मनोज बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कोमल से शादी तभी करूंगा जब आप गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कोमल की बारात वापस चली जाती है। कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे अरे, लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला कौन इसका हाथ थामेगा? प्राची, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कह रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो रुक, मैं अभी आई। प्राची अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए वो कोमल को कहती है, कोमल,
मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कोमल से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कोमल की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कोमल को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और सब हंस देते हैं। कोमल और अर्जुन की शादी करवाकर प्राची अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लगती हैं। शहर के महिला कलेक्टर की शादी की सालगिरह थी। उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था। मेहमान एक एक कर आ रहे थे और उनको बधाइयां दे रहे थे। तभी वहां गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का निकला। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा कलेक्टर और उसके पति के पास गया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मीता, और तुम्हें भी कुंदन। अमित, तुम यहाँ? इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, अमित को मैंने ही इनवाइट किया है। कम ऑन अमित, एंजॉय द पार्टी। फिर कुंदन अमित को बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गया। उस रात अमित को अपने घर देखकर जितनी उथल पुथल मीता के मन में मच रही थी, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल मीता को सामने देखकर अमित के मन में मच रही थी। अमित को मेहमानों से मिलाने के बाद कुंदन नए आने वाले लोगों के स्वागत के लिए वहाँ से चला गया था। अमित अकेला एक खाली टेबल पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी यादें रह रह कर चोट मार रही थी। ये सब कुछ, ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। कुंदन की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच के भूत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। अमित जैसे पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई साल पुरानी है। अमित, कुंदन और मीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित शहर के जाने माने रईस मंगतराम का बेटा था। मीता के पिता एक मामूली क्लर्क थे और कुंदन के माता पिता दोनों का ही काफी समय पहले देहांत हो चुका था। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। अमित और मीता एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने पापा से बात की हमारी शादी के लिए? अरे इसमें बात क्या करना है, मेरी पसंद मेरे पापा की पसंद है। मैं इसी रविवार को अपने पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। सच? और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे पिता ये तो नहीं कहेंगे ना कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई बंद? तुम तो जानते हो ना कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद तुम मन लगाकर अपनी तैयारी करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो मीता बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगी। रविवार के दिन तय समय पर अमित और उसके पिता मंगतराम अपनी चमचमाती कार से मीता के घर पहुँचे। मीता के पापा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके आने पर मीता के पापा अशोक जी उन्हें अंदर लेकर आए। उनका मामूली सा घर देखते ही मंगतराम ने नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया। अरे ये किस घर की लड़की को दिल बैठा, ये बेवकूफ लड़का है। घर की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ से मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाय नाश्ता करने के बाद अशोक जी, अब जरा लड़का लड़की को आपस में बातें करने दीजिए और आप जरा मेरे साथ बाहर टहलने चलिए। फिर अशोक जी और मंगतराम बाहर निकल गए। ये तुम्हारे पिता मेरे पापा को बाहर क्यों ले गए? कहीं मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे कि लड़की देखने में ऐसी है वैसी है? अमित इस बात पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा भर दिया। थोड़ी देर टहलने के बाद अशोक जी और मंगतराम अंदर आए। अशोक जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। भाई अशोक जी, रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा जो बाहर मैंने आपसे कही है। इसके बाद शादी की तारीख तय करके मंगतराम और अमित वहां से चले गए। क्या हुआ पापा, आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा दुखी था कि अब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिन बीतते रहे और आखिर शादी की तारीख भी आ गई। शादी वाले दिन सभी मेहमान पहुंच गए। कुंदन को भी शादी का निमंत्रण मिला था, वो भी वहां आया हुआ था। मीता दुल्हन के लिबास में सजी धजी मंडप में आई। अमित पहले से ही मंडप में बैठा था। फेरों का समय हो रहा था। तभी मीता की नजर अपने पापा और मंगतराम पर पड़ी। फिर अशोक जी ने अपनी पगड़ी निकाल कर मंगतराम के पैरों में रख दिया। मंगतराम पगड़ी को लात मारता हुआ चिल्लाया, पैसे नहीं थे तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का देखना चाहिए था ना। मैंने उसी दिन कह दिया था कि
20 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। और आज तुम कह रहे हो कि सिर्फ 8 लाख का ही इंतजाम हो पाया है। अरे मेरे बेटे के लिए तो कई रिश्ते आ रहे हैं जो 50 लाख तक देने को तैयार हैं। वो तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, मगर अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी और मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम न कीजिए। मगर मंगत राम ने कुछ नहीं सुना और अपने बेटे अमित से कहा, अमित उठ मंडप से, हम अभी यहाँ से जाएंगे। अपने पिता के सामने अमित की बोलती बंद थी। वो चुपचाप उठ गया। उसे इस तरह उठता देख मीता का तो जैसे दिल ही रो पड़ा। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़ कर जा रहा था। भर्राए गले से मीता सिर्फ इतना ही कह पाई, अमित तुम भी। इसके बाद उसकी आंखें भीग गईं और वो कुछ नहीं कह पाई। मंगत राम अमित और बारात के साथ वापस लौट गया। धीरज रखो बेटा, मैं एक बार फिर मंगत राम से बात करूंगा। नहीं पापा, अब उस लालची बाप बेटे से कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमित या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जान गई हूँ पापा कि ये सब पैसों के लालची लोग हैं। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी और IAS बनूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीता। मीता और अशोक जी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुंदन खड़ा था। कुंदन तुम? हाँ मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मीता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधानों से कुंदन और मीता की शादी हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में कुंदन की आवाज से अमित का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो अमित? चलो खाना खाते हैं। अमित बुझे मन से, काश उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार गया। मगर अब पछताने से क्या होता? जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें प्यार मिल ही जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को अहमियत नहीं देते उन्हें अकेले ही सारी जिंदगी काटनी पड़ती है। Thanks for watching.